हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज इस सीरीज में हम देखेंगे एक आर्टिकल ग्लोबल फूड क्राइसिस से रिलेटेड। सो देखेंगे कि ये है क्या और इसको टैकल करने के क्या तरीके हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोथ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज और एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाबार्ड आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वहां पे भी इससे सवाल पूछे जाने की काफी संभावना है। ठीक है। Tackling the crisis of rising global food prices. Analysis shows factors outside agriculture to be responsible with lessons for the world and in food system management. यहाँ पे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ने के या ग्लोबल फूड क्राइसिस का एक रीजन हो। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। सो इसको देखेंगे इस एनालिसिस में। साथ ही साथ इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के लिए क्या लेसन्स है ना, एंड फूड सिस्टम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए ताकि इससे जो नुकसान है वो कम से कम हो। Global food prices are characterized by year-to-year volatility and periodic sharp spikes. While year-to-year volatility is easily managed by most countries through changes in their trade and domestic policies, it is steep and severe periodic price shocks that can lead to some sort of a crisis at the global and national levels. So कहते हैं कि ईयर टू ईयर जो बढ़ोतरी होती है प्राइसेस में, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है ईयर ऑन ईयर। मान लो पिछले साल किसी चीज की कीमत थी 100 रुपीज, इस साल हो गई है 105। तो इसको मैनेज किया जा सकता है, या 110, इसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे? अपने ट्रेड एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज की मदद से, उसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग करके, थोड़ा सा फेर बदल करके उसको मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे वोलेटिलिटी का क्या मतलब है? मतलब इनकंसिस्टेंसी, अस्थिरता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी है। सो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, उसको कोई भी देश आसानी से टैकल कर लेता है। इट इज स्टीप एंड सीवियर पीरियोडिक प्राइस शॉक्स। लेकिन जब ये बहुत स्टीप होता है, बहुत तेजी से और अचानक से बढ़ जाता है प्राइस, तब ये शॉकिंग हो जाता है और किसी भी कंट्री के लिए इसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और कहाँ पे? ग्लोबल एंड नेशनल लेवल्स। द क्राइसिस कैन इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ फूड शॉर्टेजेस, trade disruptions, a rise and spread in hunger and poverty levels, a depletion of foreign exchange reserves for net food importing countries, a strain on a nation's fiscal resources due to an increase in spending on food safety nets, a threat to peace and even social unrest in some places. जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों पहले श्रीलंका में भी देखा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। कहता है क्राइसिस कैन इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ फूड शॉर्टेजेस। क्या होगा जब ग्लोबल फूड क्राइसिस होगा? तो हर देश में भी कमी हो जाएगी भोजन की, जो अनाज की। देन ट्रेड डिसरप्शंस। अब जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो कंट्री इंपोर्ट करना कम कर देगी, ट्रेड डिसरप्शन हो जाएगा। राइज एंड स्प्रेड इन हंगर। अब भोजन की कमी हो गई, इंपोर्ट भी कम है, तो जो भूखमरी है वो बढ़ जाएगी, पॉवर्टी लेवल्स बढ़ जाएंगे। अ डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब बहुत ज्यादा जरूरत हो गई जितनी कंट्री को, तो वो इंपोर्ट करेगा, और वो जो इंपोर्ट करेगा इंक्रीज्ड प्राइसेस पे करेगा, तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी असर होगा। अ स्ट्रेन ऑन द नेशंस फिजिकल रिसोर्सेज। उसके फिजिकल रिसोर्सेज भी अफेक्टेड होंगे। क्यों? ड्यू टू एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन फूड सेफ्टी नेट्स। साथ ही साथ जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो अ थ्रेट टू पीस भी होगा एंड इवन सोशल अनरेस्ट, जैसा कि हमने अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखा। ठीक है। Because of these widespread ramifications of food price shocks, ramifications मतलब जो consequences हैं, जो result है, so due to these widespread ramifications of food price shocks, जो food price increase होने की वजह से जो result है, जो consequence है, it becomes imperative to understand the real causes of such shocks and devise effective mechanisms to deal with them. इम्पेरेटिव मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जरूरी, कोई भी चीज आवश्यक हो जाना। सो इट बिकम्स, कहता है कि जो फूड प्राइसेस बढ़ते हैं उसकी जो कंसिक्वेंसेस हैं, उसकी वजह से ये बहुत जरूरी हो जाता है
समझना, टू अंडरस्टैंड द रियल कॉजेज ऑफ सच शॉक्स। सो एक्चुअल कॉजेज क्या हैं, क्या रूट कॉजेज हैं ये प्राइस शॉक्स के, एंड डिवाइस इफेक्टिव मैकेनिज्म्स टू डील विद देम। और एक बार जब हमें कॉजेज पता चल जाएंगे, कारण पता चल जाएगा, तब हम उनका निवारण कर पाएंगे। सो फिर इफेक्टिव मैकेनिज्म्स हम डिवाइस कर सकते हैं, बना सकते हैं उनसे डील करने के लिए। Crisis and history. Historical data on food prices compiled by international agencies such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the World Bank, or International Monetary Fund show that since the onset and the adoption of Green Revolution technology in the early 1960s, the world has been struck thrice by food price crisis. The first shock was experienced during 1973 to 76, when the food price index based on prices in US dollars doubled in nominal terms and increased by one third in real terms compared to the pre-shock average of 4 years. This shock moved up the nominal prices of commodities, including food, into a new trajectory. However, for the next 2 decades, food prices in real terms followed a declining trend and were at their lowest around 2002. अर्ली 1960s ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के बाद 3 बार इस तरह के क्राइसिस फेस करना पड़ा है वर्ल्ड को। पहला शॉक आया था 1973-76 में, जबकि फूड प्राइस इंडेक्स डबल हो गया था। अगर हम नॉमिनल टर्म में बात करें, नॉमिनल टर्म में डबल हो गया था, और वन थर्ड बढ़ गया था रियल टर्म में बात करें। सो नॉमिनल टर्म और रियल टर्म क्या हो गया? नॉमिनल टर्म जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ प्राइसेस में, रियल टर्म जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड, बाकी चीजों के रिलेटिव, बाकी इन्फ्लेशन कितना बढ़ा उसको एडजस्ट करके। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। कंपेयर टू द प्री शॉक एवरेज ऑफ 4 years, ये जो है शॉक जो था, इसने नॉमिनल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज को एक नए ही ट्रैजेक्टरी पे लाकर खड़ा कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा फूड प्राइसेस बढ़ गए थे। हालांकि उसके अगले 2 दशक में, अगले 2 डेकेड में फूड प्राइसेस इन रियल टर्म्स फॉलोड। रियल टर्म्स में जो फूड प्राइसेस थे धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए और 2002 में अपने लोएस्ट पे थे। इसके बाद फिर से धीरे धीरे फूड प्राइसेस बढ़ने लगे, और जो नेक्स्ट फूड प्राइस क्राइसिस आया वो आया 2008 में, जो कि विच वाज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय 2011, और 2011 में ये पीक पे था। सो पहला कब था? 1973 से 76, और दूसरा हो गया 2008 से 2011. While the price shock began softening after 2014, food prices did not move back to their pre-2006 level. कहते हैं 2011 के बाद, 11 में तो पीक पे था, इस समय भी फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे प्राइसेस कम होने लगे। हालांकि वो 2006 के पहले जितने कम थे उस लेवल पे कहीं नहीं आए। The lull in global food prices stayed for a short duration from 2015 to 2019, and food prices again began moving above the trend by the third quarter of 2020. उसके बाद कहते हैं कि 2004 के बाद थोड़े कम हुए, और 2015 से 2019 तक लल पीरियड रहा। मतलब कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, और उसके बाद फिर से प्राइसेस बढ़ने लग गए थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 से। तो ये तीसरा हो गया जो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 से शुरू हुआ। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है, 1973 to 76, then 2008 to 2011, and अभी now from the third quarter of 2020. This time the increase in the food price index happened very quickly, and it turned out to be very big. It has taken the food price index to its historically highest level. और इस बार जो है वो काफी ज्यादा तेजी से और बहुत ही जल्दी बढ़ा, और अभी हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पे है। दिस इंक्रीज इन ग्लोबल फूड प्राइसेस व्हिच मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द 3 फूड प्राइस क्राइसिस सिंस द 1960s offers some pertinent lessons for the global food systems and the international community. सो 1960 के बाद जो ये तीनों फूड क्राइसिस आए वर्ल्ड में, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए हमारे लिए। सम पर्टिनेंट मींस रेलेवेंट लेसन्स आर देयर फॉर द ग्लोबल फूड सिस्टम्स एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन तीनों फूड क्राइसिस से हमें समझने के लिए है। पहला, कि जो फैक्टर्स हैं जिसने ट्रिगर किया इस क्राइसिस को, वो आउटसाइड एग्रीकल्चर था।
वैसे ऐसे अगर आप बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि उत्पादन कम हुआ होगा तो ये फूड क्राइसिस हुआ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरवल है, तो आप देखो पहला फूड क्राइसिस, दूसरा और तीसरा, सो जो गैप है दो फूड क्राइसिस के बीच में वो बहुत धीरे धीरे नैरो डाउन होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Let us return to the recent spike in food prices, which has been triggered by supply disruptions due to COVID-19 and further aggravated by the Russia-Ukraine war. अभी जो है, अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस है, वो उसकी जो मेन वजह है, वो है जो सप्लाई डिसरप्शन। सप्लाई डिसरप्शन किसकी वजह से हुआ? कोविड 19, और जो कि फर्दर और एग्रवेट हो गया। एग्रवेट मतलब कोई चीज और खराब हो जाना। सो एग्रवेट हो गया रशिया यूक्रेन वार से। कुछ और पैटर्न भी हैं जो डिसर्न किए जा सकते हैं। डिसर्न मतलब समझे जा सकते हैं, रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं ट्रेड पैटर्न्स और कॉम्पोजिशन ऑफ द यूसेज ऑफ फूड कमोडिटीज से। सो कुछ कमोडिटीज हैं लाइक वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, राइस, ये ज्यादा ज्यादा ट्रेड होते हैं, और ट्रेड पैटर्न्स ऑफ दीज कमोडिटीज शो दैट अराउंड 38% ऑफ द वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इज ग्लोबली ट्रेडेड। सो वेजिटेबल ऑयल के केस में ये 38% है, व्हीट के केस में ये 25% है, मीट 16%। और इस वजह से जो इफेक्ट है ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन का वो इन कमोडिटीज पे ज्यादा होगा। Another factor underlying the rising trend and spikes in food prices is the diversion of food for biofuel needs. So कहता है कि और दूसरा जो underlying factor है कि जो biofuel needs है उसके लिए डाइवर्जन हो जाता है फूड का। जैसे देखो, proportion of vegetable oil used for biodiesel increased from 1% in 2003 to 11% in 2011। कहते हैं कि वेजिटेबल ऑयल का जो यूज है बायोडीजल के लिए वो 2003 में महज 1% था, 1% था, लेकिन 2011 में 11% हो गया। तो इस वजह से वेजिटेबल ऑयल की कीमतें तो बढ़ेंगी। इट वेंट अप टू मोर देन 15% इन 2021, और जो कि 2021 आते आते 15% हो गया। This is further related to energy prices. When crude prices increase beyond a certain level, it becomes economical to use oil seeds and grains for biodiesel and ethanol, respectively. कहते हैं जब क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि पेट्रोल के साथ साथ बायोडीजल या इथेनॉल का प्रयोग शुरू कर देते हैं। जैसे पेट्रोल में अभी आप देखो 85% पेट्रोल और उसमें 15% लगभग इथेनॉल यूज किया जाता है। अब बायोडीजल और इथेनॉल के लिए अब क्या हो गया कि जो एडिबल ऑयल्स हैं या जो अदर फूड प्रोडक्ट्स हैं वहां से वो चीजें निकाली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं असर इनडायरेक्टली इनकी प्राइसेस पे भी पड़ जाता है। दूसरा रीजन ये भी है जो मैंडेट है। मैंडेट क्या है कि अपने पॉल्यूशन की वजह से कि इंक्रीज होना चाहिए शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। बायोफ्यूल के लिए फूड क्रॉप्स फॉर बायोफ्यूल इज द मैंडेट्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। प्राइस में भी इंक्रीज की यहाँ पे बात की जा रही है कि लगभग 150% बढ़ गया अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक। जो बैग 50 केजी का यूरिया का बैग 1000 रुपये से कम में आता था उसकी कीमत अभी 3000 से भी ज्यादा है। ये पिछले 15 महीनों में हुआ है। हालांकि हमारे देश में तो सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जाता है हमारे लोगों को। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कंस्टिट्यूटेड 13% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर एट ड्यूरिंग 2020-21। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा है पीछे एक एडिटोरियल में। सो अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 13% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इस वजह से सम ट्रांसमिशन ऑफ एन इंक्रीज इन ग्लोबल प्राइसेस ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके, है ना, जो होना तय है। अब जो ग्लोबल क्राइसिस है कैसे बचा जा सकता है इसको, तो इट कैन बी मॉडरेटेड थ्रू ट्रेड पॉलिसी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। सो और एग्जैक्टली यही इंडिया कर रहा है। यहाँ पे देखो, व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस गो टू लो, इंडिया हैज चेक्स टू चीप इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, एंड व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस गो टू हाई, द कंट्री लिबरलाइजेस इंपोर्ट्स एंड इम्पोजेस चेक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा न्यूज में कि अभी हमने इंडिया ने एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया काफी सारी चीजों पे, ठीक है। पॉलिसी ऑफ हैविंग अ बफर स्टॉक मतलब रिजर्व of food staples has also been very helpful in maintaining price stability, especially in the wake of global food crisis. So जब हमारे पास रिजर्व में स्टॉक में चीजें रहती हैं तो वहां पे भी जब भी इस तरह की क्राइसिस होती है उससे लड़ने में काफी मदद मिलती है। सो इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का जो इमेज है रिलायबल क्रेडिबल एक्सपोर्टर का वो मेंटेन्ड रहे। लेकिन राइटर यहाँ पे कहते हैं कि ये दो बातें हैं। ऐसा नहीं है कि जो जितना एक्सपोर्ट किया जा रहा था उस पे बैन लग गया, उससे एक्स्ट्रा नहीं भेजा जा रहा है।
इस बात पे राइटर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सिचुएशंस, डिस्टर्बिंग नॉर्मल एक्सपोर्ट, नॉर्मली जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, एंड रेगुलेटिंग एक्सपोर्ट्स एक्सीडिंग द नॉर्मल लेवल। लेकिन अब इस तरह की जब क्राइसिस है तो फिर ज्यादा एक्सपोर्ट करना तो ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। सो ये दो बातें हैं यहाँ पे। द रिसेंट बैन ऑन wheat exports and restrictions on the export of other food commodities by India need to be seen in the light of an abnormal situation created by spikes in international prices. So अभी जो बैन लगाया गया इंडिया के द्वारा, उसको ये abnormal situation है, इसलिए इस तरह के डिसीजन लिए गए, तो इस तरह से ही इसको देखा जाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंडिया के इमेज के लिए एक धब्बा होगा, क्योंकि इंडिया की जो इमेज है वो है एक रिलायबल एक्सपोर्टर की, और अभी जो बैन लगा दिया गया तो ये कहा जाएगा कि जब जरूरत के समय इंडिया ने बैन लगा दिया। लेकिन राइटर का कहना है कि अगर आप ध्यान से देखो इस डेटा को तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मली जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता था एक्चुअली उससे हाई ही होगा, उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन एक्स्ट्रा करने पर बैन लगाया गया है। International market is looking for around 50 million tons of wheat to compensate for the disruption in wheat exports from Russia and Ukraine. और ये जो प्रॉब्लम आई है उसमें मेनली जो रशिया यूक्रेन वार है, क्योंकि इन दोनों जगह से जो व्हीट एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया कहीं ना कहीं। यूक्रेन को तो ब्रेड बास्केट ही कहा जाता है, लेकिन अभी जो है इस वजह से ये क्राइसिस में ये भी एक बहुत बड़ा contributor है। This is close to half the wheat production in the country and more than 2/3 of the wheat and that comes to the market. If India had not imposed a ban on wheat export, it would have resulted in a severe shortage of wheat within the country. So अब बाकी कंट्रीज से नहीं आ रही हैं, और इस समय अगर इंडिया जितनी डिमांड है उतना भेजता चला जाएगा तो फिर इंडिया में अपने लोगों के लिए काफी शॉर्टेज हो जाएगी वीट की, वो भी एक सही बात नहीं होगी। नो रिस्पॉन्सिबल कंट्री वुड जियोपार्डाइज इट्स ओन फूड सिक्योरिटी बाय अलाउइंग एक्सेस एक्सपोर्ट्स। कहता है कि कोई भी जियोपार्डाइज मतलब खतरे में डाल देना, कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऐसा नहीं करेगी कि मेरी जो एक्सपोर्टर की रिलायबल एक्सपोर्टर की इमेज है उसको बचाने के लिए अपने लोगों के को खतरे में डाल देगी। India should continue with a policy of strategic liberalization as followed in the past to balance the interests of producers and consumers. The policy of buffer stock has also been very helpful in maintaining price stability in the face of global price shocks. ग्लोबल इम्पैक्ट। राइटर फिर कहते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी थी जो डेवलपिंग कंट्रीज में 1970 से 90s तक इसने काफी हेल्प किया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी थी किस चीज में, कीपिंग फूड प्राइसेस लो एंड रिलेटिवली स्टेबल। लो भी रहा और स्टेबल भी रहा, ऐसा नहीं कि बहुत इनकंसिस्टेंट रहा। As the steam of the green revolution technology slowed down with the start of 21st century, food prices began increasing in real terms. कहता है 90s तक तो सही रहा, लेकिन फिर उसका असर थोड़ा खत्म हुआ और अब फिर उसके बाद धीरे धीरे फूड प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। एट द सेम टाइम द resilience of the food sector against price shocks has also weakened, और प्राइस शॉक्स को झेलने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो गई। फिर राइटर का कहना है कि अभी इस दुनिया को, वर्ल्ड को फिर से ऐसे न्यू ब्रेक थ्रूज की जरूरत है, ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी जैसी। इसके लिए सरकारों को R&D पे खर्च करना चाहिए, एग्रीकल्चर में नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह के फिर से कोई टेक्नोलॉजी आए और उससे हमारे ये जो क्राइसिस है, इस तरह की क्राइसिस पहले तो हो ना, और अगर हो तो हम उसको फेस कर पाए। The last three food price crises were primarily caused due to an increase in energy prices. ये बहुत important है, causes due to an increase in energy prices and disruption in the movement of food across borders. Factors related to climate change are going to be an additional source of supply shocks in the years ahead. So ये सारे जो हैं वो reasons हैं, causes हैं। Therefore, the global community must plan to have a global buffer stock of food in order to ensure reasonable stability in food prices and supply. The situation requires coordinated and timely action by the global community. मेरे ख्याल से इसको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया है, आप अब इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लें। इससे रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, मेरे ख्याल से अब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड द होल थिंग, राइट। वी हैव सीन दीज वर्ड्स एंड यू कैन सी, कुछ आप प्रश्न देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, जिसमें से यही वर्ड्स इन ब्लैंक्स में आएंगे। आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि आपने इस कंटेक्स्ट में इन वर्ड्स को देखा है, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। अब आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और फिर iExamB वेबसाइट पे आपको इनके सॉल्यूशंस, साथ ही साथ ये जो पूरा आर्टिकल है उसका PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आप जरूर इसको चेक करें, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने
आंसर्स लिखें, या फिर इस आर्टिकल में अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. इफ यू think that it is helping you, please like the video and subscribe to our channel. Thank you friends. Thanks for watching.